हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नीरज कॉन्स क्लासेस आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका? पिछले वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस किए हुए थे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट होता है क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन डिस्कस किए, जिसमें मनी मार्केट के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है आपका कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का डीलिंग होता है वो मनी मार्केट, जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। आज का जो वीडियो होगा वो होगा कैपिटल मार्केट के बारे में। तो हम लोग फुल्ली कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे क्वेश्चन आता ही है। हम लोग जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम एमसीक्यू देंगे। जब तक आप अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक एमसीक्यू कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना। इसलिए आप पहले अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी डील करेंगे। तो मनी मार्केट क्या होता है उसके बारे में हम आप लोग को अच्छे से बता चुके हुए हैं। नहीं मालूम है तो आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा कैपिटल मार्केट, पार्ट 3 है फाइनेंशियल मार्केट का। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल मार्केट की बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो कैपिटल मार्केट क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, है ना। मतलब कि कैपिटल मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का डील होता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का डीलिंग तो कैपिटल मनी मार्केट में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का डीलिंग कहाँ पे होगा? कैपिटल मार्केट में होगा। तो कैपिटल मार्केट समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहां लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का डील हो रहा है, वो कैपिटल मार्केट होता है। जैसे आपका शेयर्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ये सब क्या है आपका एट एक्स्ट्रा, ये सब आपका क्या है? कैपिटल मार्केट है। ये हमारे कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट का दो टाइप्स होता है। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट, पहला आपका प्राइमरी मार्केट है, और सेकेंड आपका सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग प्राइमरी मार्केट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल मार्केट दो तरह का हो गया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में कि प्राइमरी मार्केट क्या है। देखिए, सिक्योरिटीज इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि वैसा सिक्योरिटीज मतलब क्या? शेयर्स वगैरह, ठीक है। तो वैसा सिक्योरिटीज जो फर्स्ट टाइम हम इशू कर रहे हैं, जिस सिक्योरिटीज को हम फर्स्ट टाइम इशू करते हैं ना, वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। कंपनी डायरेक्ट सेल सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स, मतलब इसमें कंपनी क्या करता है, डायरेक्टली वो सेल कर सकता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को सेल कर सकता है। लीड्स टू डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, डज नॉट इंक्लूड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन ले रहे हैं ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में नहीं आएगा, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, प्रीफरेंस शेयर, ये सब क्या है आपका प्राइमरी मार्केट में आता है। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू कर रहा है, किसी भी शेयर्स को अगर फर्स्ट टाइम वो इशू कर रहा है, डिवेंचर्स को फर्स्ट टाइम इशू कर रहा है, तो वो हमारे लिए प्राइमरी मार्केट कहलाता है। इसलिए इससे हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं हम लोग इसे, न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट मतलब कि नया शेयर जब हम इशू करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जब प्राइमरी मार्केट में जब नया शेयर हम इशू करते हैं तो उसे आईपीओ में आना होता है। क्या होता है? उसे आईपीओ में इंक्लूड होना होता है। आईपीओ का मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब कि जब भी कोई नया शेयर इशू करता है ना, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू ही जाना पड़ता है। ये एक तरह का वैसा ऑफर होता है जो नया शेयर इशू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जब किसी सिक्योरिटीज अगर हम बोल रहे हैं ना, तो सिक्योरिटीज में शेयर्स भी हो सकता है, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू किया जा रहा है, वो हमारे लिए
वो हमारे लिए क्या होगा, प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, जब भी कोई प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करता है या डिवेंचर्स इशू करता है तो उसे कुछ मेथड से गुजरना होता है। किस तरह से हम शेयर इशू कर सकते हैं, वो कितने मेथड से हो सकता है, वो तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट में अगर हम शेयर इशू करते हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू अगर हम शेयर इशू करते हैं, नया शेयर इशूज करते हैं, तो उसका कितने तरह मेथड से हम इशू कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या है आपका, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस मतलब कि पब्लिक जो है, पब्लिक को जो हम शेयर इशू करेंगे वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे। कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाए हुए रहेगा, वो बताए, वो प्रोस्पेक्टस न्यूज में, न्यूज़पेपर में कहीं भी दे दे, कंपनी के पूरे डिस्क्रिप्शन होंगे, कंपनी के पूरे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट्स हर चीज़ के बारे में डिस्कस रहेगा उसमें। देखिए क्या लिखा है, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म जनरल पब्लिक अबाउट इशू ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कंपनी जब इशू करता है शेयर्स को तो वो प्रोस्पेक्टस भी देता है, किस लिए, ताकि वो जनरल पब्लिक को जनता को ये इन्फॉर्म हो सके किसके बारे में, कि सिक्योरिटीज इशू हो रहा है उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या सर, क्यों हम प्रोस्पेक्टस देंगे। देखिए प्रोस्पेक्टस का क्या पर्पस है, द पर्पस फॉर रेजिंग फंड। आपको कितना फंड आपको रेज्ड करना है, कितना फंड बढ़ाना है, कितना फंड लेना है, उसके बारे में आप प्रोस्पेक्टस दोगे। पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, पिछले 5 साल का 10 साल का परफॉर्मेंस बताइए कंपनी का, वो आपको बताना होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, फ्यूचर में कैसा ये रनिंग कर सकता है बिजनेस, ये सब प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ रहता है। और जो भी पब्लिक होते हैं, मीन्स जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इस प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, समझते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वो पैसा, वो शेयर्स को परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ऑल दिस इंफॉर्मेशन हेल्प पब्लिक टू नो द रिस्क and earning potential of company so that they can decide whether to invest in company or not। मतलब कि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को हेल्प करता है, कितना रिस्क है बिजनेस, कंपनी के पास कितना रिस्क लेना होगा, कितना, ये सब चीज़ के बारे में, अर्निंग कितना है उसका है, वो सब डिसाइड करेगा। उसके बाद वो इन्वेस्ट करे या ना करे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जाके वो डिसाइड करता है कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। मतलब पब्लिक को हम शेयर इशू करेंगे लेकिन वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करेंगे, वो है फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो पब्लिक को अगर हम इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू तो ये फर्स्ट मेथड है आप शेयर्स को इशू करने का तरीका। कोई डाउट आज, चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। मतलब हम ऑफर देंगे सेल के लिए, मतलब हम शेयर इशू कर रहे हैं उसके लिए हम ऑफर देंगे। इसके लिए क्या होता है, देखिए कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटीज टू इंटरमीडियरीज। कंपनी क्या करेगा, नया शेयर इशू करेगा, किसको, इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज मतलब बीच के पर्सन को। मतलब कि सपोज मान लो कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है और यहाँ पे कंपनी है, कंपनी है, मान लो कि कंपनी का ऑनर है, ये कंपनी का ऑनर है, कोई भी कंपनी हो सकता है, इस कंपनी का ये ऑनर है और यहाँ फाइनेंशियल मार्केट है। तो ये जो कंपनी है ना, ये डायरेक्ट मतलब यहाँ क्या बोलते हैं कि पब्लिक को ये इशू नहीं कर सकता है। ये पहले इस बीच में किसी पर्सन को, इंटरमीडियरीज को पकड़ेगा, उसके बाद वो मतलब सेल वगैरह करवाएगा। उसके बदले में कुछ हमको कमीशन वगैरह देना पड़ता है, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह देना पड़ जाता है। तो वही लिखा है कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटीज टू इंटरमीडियरीज। मतलब कंपनी क्या करेगा, नया शेयर इशू तो करेगा लेकिन इंटरमीडियरीज को करेगा। अब वो इंटरमीडियरीज कोई भी हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई पब्लिक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप उसे इंटरमीडियरीज मान सकते हो। हाँ, लेकिन ये इंटरमीडियरीज जो होगा वो सिलेक्टेड कहाँ से होगा, तो उसको गवर्नमेंट मतलब सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो अभी हम केवल इस समझा दे रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है। देखो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जितने भी फाइनेंशियल मार्केट का डीलिंग होता है ना, उसको बचाने के लिए सेबी का काम है। सेबी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन अपनाना है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको नॉलेज देना शेयर्स के बारे में, सभी तरह के नॉलेज देना, या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। इसके बचाने के लिए गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट तैयार किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है जिसका नाम रखा गया सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो आपके स्टॉक मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाता है। तो सेबी के अंडर में एक गाइडलाइन है। सेबी क्या करता है, अपने अंडर में रजिस्टर्ड करवाता है इंटरमीडियरीज को। अगर जो सेबी में रजिस्टर्ड है इंटरमीडियरीज, वही इंटरमीडियरीज को आपको पकड़ना है, और वो इंटरमीडियरीज क्या करेगा, जनरल पब्लिक को इन्वेस्ट करेगा। मतलब आप डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट पब्लिक को इश्यू नहीं करोगे, आप इंटरमीडियरीज को दोगे। इंटरमीडियरीज आपके शेयर्स को बेचेगा, किसको, पब्लिक को बेचेगा। अब देखो इंटरमीडियरीज को जो हम बेचते हैं ना, तो जितना में कंपनी बेचना चाहता है, मान लो कि 100 रुपये का डिवेंचर है या 100 रुपये का शेयर्स है, 100 रुपये में दिया फेस वैल्यू पे, लेकिन इंटरमीडियरीज क्या करेगा, उससे ज़्यादा में उसको बेचेगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटी टू इंटरमीडियरीज एट फेस वैल्यू, बट इंटरमीडियरीज इशू टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस। मतलब कि कंपनी जो है ना, नया शेयर इशू तो करेगा वो फेस वैल्यू पे इंटरमीडियरीज को, लेकिन वो इंटरमीडियरी जो होगा ना, वो हायर प्राइस पे उसको बेचेगा। मान लो कि अगर 100 रुपये में बोल दे तो उसको 120 रुपये में बेच दे, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि आपका ऑफर फॉर सेल के बारे में। सो इन दिस मेथड कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटी डायरेक्टली टू पब्लिक। मतलब इससे वो बच जाता है, मतलब काम करने से बचता नहीं है, मतलब बचता है किसी से, जैसे प्रोस्पेक्टस बनाना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाना है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगा आपको। मतलब कि अगर डायरेक्ट पब्लिक को, जनता को अगर सेल करना है, तो आप उसके लिए आपको फर्स्ट मेथड जो था डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस इशू करो, तब आप डायरेक्ट पब्लिक को इशू करो। पब्लिक को डायरेक्ट इशू करने से ये होता है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ना, जो खर्च होता है ना, वो कम लगता है, इसलिए मतलब कि कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडियरीज के हेल्प लेकर चलोगे, इंटरमीडियरीज के हेल्प लेकर अगर आप सेल करते हो, शेयर इशू करते हो, तो एक ये कंडीशन है ना। तो ये चीज़ है आपका। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड आपका मेथड है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से ही मालूम चला कि निजी चीज है ना। जैसे क्या लिखा है, कंपनी सेल सिक्योरिटी इंटरमीडियरीज, मतलब कंपनी क्या करेगा, इंटरमीडियरीज को सेल करेगा। फिर इंटरमीडियरीज क्या करेगा, सेल बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सिलेक्टेड क्लाइंट एट हायर प्राइस। मतलब कि अब जब भी कोई कंपनी अगर इंटरमीडियरीज को अगर सेल कर रहा है, मतलब इंटरमीडियरीज को शेयर्स दे रहा है, वो क्या करेगा, आपके शेयर्स को कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो देगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, उनको वो बेचेगा। या अगर वो अलग सिलेक्टेड किया होगा क्लाइंट को कि हाँ इन क्लाइंट को हमको देना है, जैसे कि LIC कंपनी हो गया, UTC कंपनी हो गया, है ना, तो इन सभी चीज़ों का अगर दे रहा है तो इन लोगों को भी मेंशन कर सकता है वो क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगा, इंटरमीडियरीज को देगा, सेल करेगा। इंटरमीडियरीज क्या करेगा, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सिलेक्टेड क्लाइंट को देगा हायर प्राइस पे, ठीक है। चीपर मेथड, एक तरह का ये चीपर मेथड होता है। तो देखो याद रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ना, वो चीपर मेथड होता है। कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम एक्सपेंस लाइक अंडरराइटर्स फी, एजेंट कमीशन, ETC। इससे क्या होता है कि कंपनी को खर्च से बचता है वो, मतलब उसको जो अंडरराइटिंग कमीशन जो है, ये सब चीज़ देने की जरूरत ज़्यादा नहीं होता है ना। एंड इट हेल्प टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन पब्लिक इशू, और मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल भी रेज्ड हो जाता है। इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक तरह का सही है। मतलब एक सिलेक्ट कर लो कि हाँ ये कंपनी को हमको देना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। हमको ये कंपनी को देंगे और उसके हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। तो ये है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हम शेयर्स इशू करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है राइट इशू। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट, राइट इशू। राइट इशू का क्या मतलब होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है,
It is the right of shareholders that if company is issuing new share, then first it will offer new issue to existing shareholders in proportion of share they already holds. मतलब कि जब कोई कंपनी नया शेयर इशू करेगा, जब कोई कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है और सपोज मान लो कि उस कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से शेयर होल्डर पड़ा हुआ है, तो पहले उस शेयर होल्डर को, नए शेयर होल्डर को नहीं, पहले उस शेयर होल्डर को पहले अप्रोच करेगा कि आपके पास अगर आप चाहते हो मेरा शेयर लेने का तो और शेयर आप ले सकते हो। अगर वो नहीं लेगा तो वो अलग बात है। अगर पुराना शेयर होल्डर है हमारे कंपनी का और उन्हीं को पहले हम शेयर्स के बारे में बताएंगे कि हम एक कम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, आप हमसे ले लो, तो उसको बोलते हैं राइट इशू, है ना। मतलब कि जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना, उनको हम पहले पेमेंट करेंगे, उनको पहले हम देंगे। स्टॉक एक्सचेंज मेड इट मैंडेटरी बिकॉज ऑफ न्यू इशू टू डायरेक्टली इशू टू न्यू सब्सक्राइबर मे लॉस देयर कंट्रोल इन कंपनी। और ये मैंडेटरी हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि नया शेयर अगर हम डायरेक्टली अगर हम इशू करते हैं नए सब्सक्राइबर्स को, मतलब नए शेयर होल्डर्स को, तो इससे क्या हो सकता है, लॉस क्या हो सकता है, कंपनी को कंट्रोल करने में लॉस हो जाएगा। जैसे कि सपोज मान लो कि अगर मान लो कि मेरा कोई कंपनी और हम अपने कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो 10 शेयर होल्डर्स रखे तो सभी लोग ऑनर है ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के ऑनर हो गए, है ना। अब 10 लोग हैं, अब मान लो कि 10 लोग को और हम बुला के लेके आ जाएंगे नए शेयर होल्डर्स को, तो इन जो 10 जो ऑनर है, तो ऑनरशिप तो और बढ़ जाएगा ना, और कम हो जाएगा इन लोगों का होगा ना, और कमेगा ना। पहले मान लीजिए कि अगर 30% 50% का अगर ऑनरशिप था, लेकिन और नया व्यक्ति को लाएंगे तो और कमेगा उसका परसेंटेज, इससे कंट्रोलिंग करने में भी बहुत कमी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्या है, आपका राइट इशू है। मतलब अपना शेयर्स अगर आप इशू करते हो तो डायरेक्ट आप नए शेयर होल्डर्स को नहीं दो, पहले आप पुराने शेयर होल्डर जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को पहले आप दो, वो राइट इशू है, ठीक है। आगे है लास्ट EIPO। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे हम आपको बताए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब हो गया कि जब भी कोई कंपनी नया शेयर इशू करता है तो उसे IPO में आना होता है, और वो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब इशू सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन, मतलब जब भी कोई शेयर हम इशू करेंगे वो हम किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो काम हो रहा है वो आजकल देख ही रहे हैं, ऑनलाइन सब काम हो रहा है, तो ऑनलाइन करते हैं। कंपनी अपॉइंट सेबी, कंपनी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा सेबी को, रजिस्टर्ड ब्रोकर, मतलब कि हम सेबी में जितने भी रजिस्टर्ड हैं ब्रोकर्स उनको अपॉइंट करेंगे। कंपनी अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जितना भी सिक्योरिटीज लिस्टिंग है सेबी में ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन द एक्सचेंज इट हैज ऑफर्ड इट सिक्योरिटीज अर्लियर। मतलब कि IPO में आपको ये देखना है कि पहले कंपनी तो अपॉइंट कर लेगा ब्रोकर्स को, ब्रोकर को बोलेगा कि आप शेयर इशू करो, है ना। तो ये IPO के तहत है। तो ये 5 मेथड है जो ये जो 5 मेथड है ये आपके प्राइमरी मार्केट को इशू करने के लिए है। पहला क्या था आपका, पब्लिक को डायरेक्ट अगर हम इशू करते हैं तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाओ। दूसरा है ऑफर फॉर सेल, सेल कीजिए, मतलब डायरेक्ट आप पब्लिक को इशू नहीं करो, पहले इंटरमीडियरीज को इशू करो उसके बाद करो। थर्ड होगा आपका, थर्ड हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट भी बता ही दिए क्या होता है, प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा, कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट को, सिलेक्टेड पर्सन को हम देंगे। फिर राइट इशू और EIPO है ना, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। प्राइमरी मार्केट का फीचर्स, फीचर्स क्या है देखिए, इट इज रिलेटेड विथ न्यू इशू, मतलब फीचर्स अगर हम बात करें तो इसका पहला फीचर्स होता है नया शेयर इशू करने से रिलेटेड है। इट हैज़ नो पार्टिकुलर प्लेस, इसका कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं होता है ना, कोई खास जगह नहीं होता है इसका। इट हैज़ वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, अभी थोड़ी देर पहले बताया पाँच था ना, 5 गो था आपका मेथड था ये। और इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट, और ये सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है, क्योंकि मनी कैपिटल मार्केट जो है 2 तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में नया शेयर इशू होता है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है सेकेंडरी मार्केट के बारे में, इसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, यही है स्टॉक एक्सचेंज, यही है स्टॉक मार्केट।
इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सेल्ड, मतलब कि जो पुराना सिक्योरिटीज है ना उसको खरीद बिक्री कर रहे हैं, सेल परचेज सेलिंग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है आपका स्टॉक, वो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। था सेकेंडरी मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहाँ पे पुराने शेयर्स का खरीद बिक्री हो रहा है, परचेजिंग सेलिंग हो रहा है, वो स्टॉक मार्केट है। कोई दिक्कत ऐसा समझो। तो स्टॉक मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहाँ पे पुराने शेयर्स का परचेजिंग सेलिंग हो रहा है, वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है ना। तो अब आगे देखिए, इसमें स्टॉक मार्केट में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मार्केट का जो है। एक सेकेंड, इसमें आपका देखो, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब भी आप समझ ही गए। स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पुराने शेयर्स को खरीद बिक्री करते हैं, एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। और मालूम है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बीएसई, बीएसई, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब फर्स्ट स्टॉक मार्केट क्या है, बॉम्बे, ये ओल्ड स्टॉक मार्केट है। ये पुरान सेकेंड आपका एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई है ना। तो बीएसई आपका फर्स्ट स्टॉक मार्केट है, ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मार्केट है। जो आपका सेकेंडरी मार्केट में आता है बीएसई, जो कि पुराने शेयर्स का खरीद परचेजिंग सेलिंग करता है ना। तो ये है, और इसका फीचर्स देख लीजिए, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी, सही बात है, आपको ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और ये प्राइमरी मार्केट से पहले बाद में आता है। इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, एनएसई है। फिर इट इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट करने में इनकरेज करता है। शेयर बाजार क्या है आपका, इनकरेज करता है मार्केट को, है ना। तो ये सब क्या है आपका स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि फीचर्स में हम कुछ लिख दिए यहाँ पे। और स्टॉक एक्सचेंज का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो अब यहाँ पे लिख ही दिए हुए, लेकिन एक और मीनिंग की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो, जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, आप उसको इनकॉर्पोरेट करो, और नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। जहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको मतलब कि सिक्योरिटीज़ को डील करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, इसके लिए होता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके फंक्शन की बात करेंगे स्टॉक मार्केट का, कि फंक्शन क्या क्या है, सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन है। तो देखो, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो फंक्शन क्या क्या है, सबसे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है इकोनॉमिक बैरोमीटर। आखिर क्या वर्क है इसका, मतलब कि स्टॉक मार्केट आने का क्या कार्य है, क्या वर्क है, फंक्शन क्या है इसका। देखिए, ए स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। मतलब कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है, आप स्टॉक मार्केट बोलो या स्टॉक एक्सचेंज बोलो, है ना। तो स्टॉक मार्केट एक वैसा मार्केट है जो जो देश में कैसा इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टॉक मार्केट बताता है। एक तरह का बैरोमीटर है। कैसे होता है, फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर, उसी तरह से अपने देश के अर्थव्यवस्था जानने के लिए हमें स्टॉक मार्केट की आवश्यकता होता है। तो स्टॉक मार्केट एक तरह का बैरोमीटर है जो हमको ये मेजर करके बताता है कि हमारे देश का इकोनॉमी क्या है। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। और जितना भी मतलब कि चेंजिंग होता है भारत देश में इकोनॉमी का, वो शेयर्स के प्राइसेस पे ही रिफ्लेक्टेड होता है। एंड द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि जो भी प्राइस, जैसे कि सपोज मान लो कि आपका शेयर का रेट है, प्राइस आपका बढ़ा तो उसको बोलेंगे बूम, कि प्राइस आपका क्या हो गया, बूम कर गया, बढ़ गया। और प्राइस अगर आपका घट रहा है, उसको बोलेंगे रिसेशन, मतलब रिसेशन हो गया, घट रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया। मतलब प्राइस आपका बढ़ रहा है तो बूम, और प्राइस अगर घट रहा है तो रिसेशन।
साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो नॉन एज अ पल्स ऑफ इकोनॉमी, इसको हम लोग पल्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमी मिरर भी बोलते हैं, विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, जो हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, वो हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब जाहिर सी बात है कि प्राइसिंग भी होता है, प्राइसिंग कैसे सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी उसका प्राइस कैसे निर्धारित होगा, तो वो प्राइस डिमांड और सप्लाई पे होता है। जैसे देखिए आप लिखा हुआ है, द स्टॉक मार्केट हेल्प टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, मतलब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूड हायर एज देयर इज फॉर मच सच सिक्योरिटीज। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स, सभी के लिए जरूरी है। द इन्वेस्टर कैन नोट द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, द क्रेडिटर कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्थनेस एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब कि प्राइस जो हम निर्धारित करेंगे, जो भी हमारा कंपनी का जो प्राइस होगा, जो भी हम शेयर का प्राइस निर्धारित करेंगे, वो प्राइस किस पे निर्धारित होगा, डिमांड या सप्लाई पर निर्धारित होगा। अब मान लो कि किसी चीज़ का डिमांड, किसी शेयर्स का डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, किसी शेयर्स का डिमांड क्या है, ज़्यादा है और सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका रेट आप उसको सेल करके हट जाओ वहाँ से, सप्लाई ही नहीं है ना। अब जहाँ डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो उसका रेट बढ़ेगा ही ना रेट बढ़ाना होगा आपको। लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका रेट क्या होगा, घटेगा, लॉस में जा रहा है वो, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ प्राइस पे डिपेंड करता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका ट्रांजेक्शन सेफ्टी कैसे होगा। द स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑथोराइज्ड authorities include the company's name in the trade list only after verifying the soundness of company। मतलब कि सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट में वही लोग लिस्टेड होते हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके कंपनी का नाम, आपका ट्रेड, उन सभी को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही मतलब ये लिस्ट करता है, तब आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। द कंपनी विच आर लिस्टेड दे ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। और कंपनी जो भी लिस्टेड है उनको ऑपरेट करने के लिए रूल अच्छा दिया जाता है, स्ट्रिक्टेड रूल होता है और रेगुलेशन होता है, उन रूल एंड रेगुलेशन पे चलना होता है उन लोगों को। एंड दिस इंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जिसके कारण आप अपने शेयर्स का डीलिंग जो करते हो वो सेफली आप कर पाते हो। तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आप वैसा कंपनी आप इन्वेस्ट करो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। आप स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। जो कंपनी में लिस्टेड नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट मत करो, सेफली नहीं रहोगे, ऐसे आप इस तरह से सेफली रह पाओगे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है, स्टॉक मार्केट एक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। ये इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड, दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट and reinvestment help to invest in the most productive investment proposal and this lead to capital formation and economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ करने में ये कंट्रीब्यूट करता है। अब मान लो कि हम स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज है कंपनी का, वो खरीदेगा बेचेगा ही करेगा ना। हाँ, अब दिस प्रोसेस, इसका प्रोसेस है डिस इन्वेस्टमेंट करने का। मान लो कि कोई इन्वेस्ट किया था, उसको बेच के हट गया, तो कोई और लेगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश का कैपिटल फॉर्मेशन तो बढ़ेगा ना, हमारे देश का कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोलिंग तो बढ़ेगा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो चीज़ है। आगे देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आपका कि आप स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो स्टॉक मार्केट में इनकरेज करेगा, आपको जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, उनके रेगुलेटिंग न्यू इशू को रेगुलेट करने के लिए बताएगा, बेटर ट्रेडिंग करना बताएगा, उनको एजुकेशन देगा पब्लिक को। ये सब क्या है, ये सब स्प्रेडिंग, ये सब फैलाया जाएगा मार्केट में कि हाँ ये मार्केट में शेयर्स है जिसमें हम एजुकेशन देना, ये सब चीज़ है ना। तो ये सब आज के समय में तो स्टॉक मार्केट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बैठे बैठे पैसा कमाइए,
प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, scope for speculation to ensure liquidity and demand of supply of security, the stock exchange permit healthy speculation of securities। मतलब सट्टा वगैरह ज़्यादा हो, इसी तरह का सट्टा ही होता है लेकिन हेल्दी स्पेकुलेशन ये है ना। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी करना, एक तरह का आप ठेठ भाषा में कह सकते हो सट्टेबाजी करना, ठीक है। जो स्पेकुलेशन होता है प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब कुछ फंक्शन था, तो इसी फंक्शन को हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लिक्विडिटी भी है, 7वां नंबर आपका लिक्विडिटी भी है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। और लिक्विडिटी का मतलब ही होता है जो मतलब लिक्विड के फॉर्म में हो, जो तुरंत आपका कैश में कन्वर्ट कर दे रहा है, वो लिक्विडिटी है। तो ये सब इसका फंक्शन है। आपका बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे वो सब है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। आपका प्रोमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही सब है। आप सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, वो सब चीज़ है। और इसी का पूरा हम लिख दिए यहाँ पे फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है। इकोनॉमिक बैरोमीटर जो अभी डील किए वही है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, लिक्विडिटी, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, है ना, इन्वेस्टमेंट, तो ये सब है। तो ये सब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि क्या होता है ये, ठीक है। अब आगे देखिए, तो फंक्शन तक तो समझ गया। अब इसी का हिंदी पूरा दिया, हिंदी में लिखवा दिए, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट वगैरह हैं उन लोगों के लिए आपका है, ठीक है। तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल हम इंग्लिश में बता दिए बस पढ़ लिए। आप अगर हिंदी लिखना चाहते हो, हिंदी भी लिखना कोई गलत नहीं है, आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो, तो आप हिंदी भी देख लो। पूंजी बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। यह बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। सिंपल सी बात है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, पूंजी बाजार की प्रकृति क्या क्या है। तो पूंजी बाजार की प्रकृति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है ना, जिसमें इसके दो अंग होते हैं, ठीक है। दो अंग होते हैं जिसमें पूंजी बाजार के दो अंग होते हैं, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, मतलब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फिर इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है। दीर्घकालीन प्रतिभूति मतलब कि जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है ना, उसका व्यवहार होता है। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का अभिप्राय ऐसी सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिभूतियों से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे भी है ना। इसमें आप एक काम करो, प्रतिभूतियों से है, ठीक है, ये ठीक है, इतना ही तक होगा। तो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से जैसे शेयर बाजार, शेयर्स वगैरह आ गया, ये सब आ गया। आगे देखिए, यह संतुलन कार्य करता है, तो यहाँ डैश नहीं दिया है, संतुलन कार्य करता है। संतुलन का पूंजी बाजार की प्रकृति दीर्घकालीन वित्त के पूर्ति पक्ष तथा मांग पक्ष में संतुलन, मतलब कि डिमांड और सप्लाई दोनों में संतुलित रखना चाहिए, है ना। अब डिमांड इधर बढ़ेगा तो सप्लाई को भी बढ़ाओ, या डिमांड अगर घट रहा है तो सप्लाई भी आपका कम जाएगा ना। कोई चीज़ का डिमांड कम है तो सप्लाई क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप संतुलित रखो। एंड यह व्यावसायिक स्वामित्व में भिन्नता पैदा करता है, भिन्नता पैदा करता है। जैसे कि विदित है कि पूंजी बाजार में कंपनियों का अंशों का क्रय विक्रय होता है, इससे व्यवसाय का स्वामित्व अनेक लोगों के पास हस्तांतरित हो जाता है। पूंजी बाजार के अभाव में व्यावसायिक स्वामित्व कुछ ही लोगों के लिए हाथों में केंद्रित होकर रह जाएगा। फिर उसी तरह यह पूंजी निर्माण में सहायक है, पूंजी निर्माण में सहायक है ना। पूंजी कैपिटल फॉर्मेशन में सहायक है, ये कैपिटल फॉर्मेट करेगा। फिर यह तरलता में सहायक है, सही बात है, सहायक है ना। आपका लिक्विडिटी के फॉर्म में ला सकता है ना, किसी तरह से आपका लिक्विड भी तो हो सकता है, ठीक है। यही सब है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है पूंजी बाजार दो तरह का होता है, प्राथमिक बाजार, अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार। तो यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं वो मेरा प्राइमरी मार्केट है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, और इसका आपका विशेषता क्या क्या है, इसका फीचर्स क्या क्या है वो भी देख लीजिए। तो पहला फीचर्स आपका है, इसका संबंध नए निर्गमनों से है। सही बात है, नया निर्गमन से, नया शेयर इशू करने से।
इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता, ये भी सही है। प्राथमिक बाजार किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, बल्कि नए निर्गमन लाने को ही प्राथमिक बाजार की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स है। आगे भी है फीचर्स, देख सकते हैं। थर्ड नंबर, इसमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां हैं। जैसे हम 5 को विधि बताए थे ना, प्राथमिक पूंजी एकत्रित करने का कई विधियां हैं, है ना, जिसमें प्राथमिक पूंजी एकत्रित करने वाली विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें 5 को हम बताए थे आपको। हम देखो, हम इसी में डिस्क्राइब कर दिए यहाँ पे। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि प्राथमिक पूंजी एकत्रित करने वाली विधियां क्या है, कौन कौन सी है, तो आप 5 को पॉइंट लिख दोगे। और अगर फीचर्स बोलेगा तो पूरा 5 को आपका पहले का जो 1 और 2 फीचर्स अगर बोल दिया, जैसे कि इसका संबंध नए निर्गमन से है, इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है, तीसरा आपका इसमें पूंजी एकत्रित करने का कई विधियां हैं, लिख देंगे। और अगर 5 को अगर क्या क्या है, तो ये 5 विधियां हैं। जैसे पब्लिक निर्गमन, इस विधि में पब्लिक निर्गमन, इस विधि में कंपनी प्रविवरण पत्र जारी करके जनता को अंश अथवा ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, पब्लिक निर्गमन में। तो पब्लिक निर्गमन जो पहला जो पब्लिक इशू किया, पब्लिक को डायरेक्ट हम इशू करते हैं। तो बिक्री का प्रस्ताव करना, इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियां पहले निश्चित मूल्य पर एक मध्य जैसे कि दलाल वगैरह होते हैं को जारी की जाती है। वह प्रतिभूति को पुनः ऊंचे मूल्य पर आम जनता को बेचता है। ऐसा करने का मुख्य लाभ यह है कि कंपनी पब्लिक निर्गमन की पेचीदगियों से बच जा पाए। ठीक है, मतलब ज़्यादा काम धाम ना करे, डायरेक्ट अपना बेच दे। तो वो मतलब कि डायरेक्ट मतलब क्या होगा कि इंटरमीडिएट को देगा, इंटरमीडिएट डायरेक्ट जनता को देगा, पब्लिक को। ठीक है, उसके बाद निजी प्लेसमेंट, इस विधि में कंपनी प्रतिभूतियों, निजी प्लेसमेंट यहाँ डैश दे दीजिएगा, इस विधि में कंपनी प्रतिभूतियों को जनता में बेचने पर बड़ी वित्तीय संस्थाओं या दलालों को बेच देती है। ये इन प्रतिभूतियों को पुनः अपने विशेष ग्राहकों को ऊंचे मूल्य पर विक्रय स्थान करते हैं। इसको पब्लिक निर्गमन विधि में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उसकी अपेक्षा यह सस्ती विधि है। आगे स्वतः निर्गमन, मतलब राइट शेयर होता है। इस विधि का प्रयोग वह पुरानी कंपनी करती है जिसने पहले अंश निर्गमित कर रखे हो। जब कोई पुरानी कंपनी नए अंश निर्गमित करती है तो नए अंश बेचने के लिए पहले पुराने अंशधारियों को आमंत्रित करना होता है। बताए थे, इस निर्गमन को स्वतः निर्गमन कहते हैं। अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि चाहे वे सारे अंश स्वयं स्वीकार कर ले अथवा कुछ या सभी किसी अन्य के पक्ष में हस्तांतरित करे। देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है राइट इशू क्या होता है, ठीक है, या फिर आपको बोला स्वतः निर्गमन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि पहले क्या करता है, नया जब कंपनी कोई नया शेयर इशू करता है तो पहले पुराने शेयर होल्डर को जो देता है, सेल करता है, वही होता है राइट इशू। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। देखो, इस विधि के अंतर्गत कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जारी करती है। इस माध्यम से प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी एक शेयर बाजार से समझौता करती है। शेयर बाजार में काम करने वाले सेबी द्वारा अधिकृत किसी दलाल को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो इसकी सूचना कंपनी को भेजता रहता है। प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी करती है, जो शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करके निर्गमन को सफल बनाने में सहायता करता है। तो शेयर इशू करने के लिए करता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड से हो जाता है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है ना, इस माध्यम से प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी एक शेयर बाजार से समझौता करती है। अगर इस माध्यम से अगर आपको शेयर इशू करना है तो आपको शेयर बाजार से क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ता है। शेयर बाजार में काम करने वाले सेबी द्वारा अधिकृत किसी दलाल को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब कि सेबी में अगर आप ब्रोकर्स बनना चाहते हो तो आपको वहाँ से आपको सेबी में अथोराइज करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो इसकी सूचना कंपनी को भेजता रहता है। और ये लोग क्या करता है, कंपनी को सूचना देता रहता है कि सर ये है शेयर, ये शेयर आप सेल करो। प्रतिभूतियाँ जारी करने वाली कंपनी एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी करती है। अब मान लो कोई कंपनी अगर शेयर इशू कर रहा है तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी करती है, और जो शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करके निर्गमन करवाता है ना। तो ये चीज़, तो आप 5 को पॉइंट आप ये लिख सकते हो, 5 मेथड है। और यह गौण बाजार से पहले आता है, मतलब चौथा फीचर्स है, ये 4th फीचर्स हो गया ये, समझो बात को ना। 5 अगर बोल दे कि 5 को बताइए, मतलब प्राइमरी मार्केट को, अगर प्राइमरी मार्केट में अगर हम शेयर इशू करते हैं तो उसका क्या क्या मेथड हो सकता है, तो आप ये 5 बता सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, फंक्शन है ये गौण बाजार, है ना। तो गौण बाजार
कोई प्रतिभूति, जैसे गौण बाजार सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो कोई प्रतिभूति जब पहली बार बेची जाती है तो वो प्राथमिक बाजार की क्रिया होती है, लेकिन उसी प्रतिभूति को जब पुनः बेचा जाता है तो यह गौण बाजार की क्रिया कहलाती है। गौण बाजार के व्यवहार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं। गौण बाजार का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में तरलता उत्पन्न करता है। ये आपका सेकेंडरी मार्केट है, द्वितीयक बाजार है या स्टॉक मार्केट है। आप स्टॉक मार्केट क्या होता है ये आप जान गए। अब इसमें डीलिंग कैसे होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। अच्छे से स्टॉक मार्केट समझ लीजिए, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या है ये समझ में आ गया। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है सब। गौण बाजार यह हुआ बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यह तरलता उत्पन्न करता है, मतलब पहला फीचर से यह तरलता उत्पन्न करता है। देखो ये जो है ना, ये आपका सेकेंडरी मार्केट का ही मीनिंग है, सेकेंडरी मार्केट का ही मीनिंग है आपका, स्टॉक मार्केट का ही मीनिंग है। ये फीचर से मत ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है यह तरलता उत्पन्न करता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में होता है ना, ये तरलता उत्पन्न करता है। फिर यह प्राथमिक बाजार के बाद आता है। प्राथमिक बाजार मतलब प्राइमरी मार्केट के बाद ही आता है ना। आगे देखिए, फिर उसका इसका एक विशेष स्थान होता है। देखो गौण बाजार का एक विशेष स्थान होता है, जिस तरह से उसका विशेष स्थान नहीं होता था मनी मार्केट का, ठीक है, सॉरी प्राइमरी मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का होता है। ध्यान रहे कि यह जरूरी नहीं है कि प्रतिभूतियों के सभी क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही किए जाए। दो व्यक्ति आपस में भी इनका क्रय विक्रय कर सकते हैं। यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। आगे देखिए, वर्तमान प्रतिभूति तरलता और विपणयता पैदा करना, ये सब प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना, ये फंक्शन आपका आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से फर्स्ट है आपका वर्तमान प्रतिभूति तरलता और विपणयता पैदा करना, पहला फंक्शन आ गया ये, है ना। कार्य क्या क्या है, स्टॉक मार्केट का कार्य क्या क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। शेयर बाजार के कार्य क्या है या द्वितीय बाजार के कार्य क्या है ना। तो ये सब आप लिख सकते हो। यहाँ से क्या लिखा हुआ है देखिए, शेयर बाजार पहले से निर्गमित की गई प्रतिभूतियां व्यवहार करने वाला बाजार होता है। यहाँ विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नियमित रूप से होता है, अर्थात इस बाजार के माध्यम से निवेशक जब भी चाहे अपने धन का प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। और आगे आपका है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना, डिमांड और सप्लाई पे होगा। फिर व्यवहार की सुरक्षा है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। जैसे सेकंड थर्ड है व्यवहार की सुरक्षा। जैसे व्यवहार की सुरक्षा, शेयर बाजार संगठित बाजार होते हैं, वे निवेशकों के हितों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं। प्रत्येक शेयर बाजार के अपने नियम और उप नियम होते हैं। वहाँ व्यवहार करने वाले प्रत्येक सदस्य को इनका पालन करना होता है। इसका उल्लंघन करने वाले सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब सभी को सुरक्षा। कैसे हम डीलिंग करेंगे भाई, स्टॉक मार्केट में पहले आप डील करवाओ, स्टॉक मार्केट में पहले आपको लिस्टिंग होना होगा, है ना। जैसे कि यदि किसी शेयर बाजार में काम करने वाला कोई दलाल किसी निवेशक से अधिक कमीशन प्राप्त करता है अथवा किसी अन्य प्रकार से उसे धोखा देता है, तो उस शेयर बाजार की प्रबंध समिति द्वारा ऐसे दलाल पर जुर्माना किया जा सकता है अथवा उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मतलब कि कोई भी ब्रोकर्स बन सकता है, आप भी बन सकते हो, कोई बैंक भी बन सकता है, सेबी के साथ ब्रोकर्स बन सकता है और उनको अंडरराइटर कमीशन मिलेगा, है ना। आगे देखिए, आर्थिक विकास में योगदान, ठीक है। तो आर्थिक विकास में योगदान भी होता है। भारत जो इतना भी देश है, देश में आपको अगर बात करें तो बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर एक तरह का होता है और आर्थिक योगदान भी देता है विकास करने में, है ना। जैसे देखो, शेयर बाजार प्रतिभूतियों तरलता का गुण पैदा करता है। इससे निवेशकों को दो लाभ प्राप्त होती है। प्रथम, प्रतिभूतियों के बाजार भाव में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है और द्वितीय, धन की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाजार भाव पर कभी भी बेचा जा सकता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा घूमते रहता है। डिमांड सप्लाई देखते रहिए। उसका है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, नॉलेज देना अच्छे तरह से। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स है, कोई भी कंपनी है शेयर इशू कर रहा है तो उनको एक नॉलेज मिलना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना शेयर बाजार के बारे में, कैसे शेयर इशू किया जाएगा वो सब होगा, ठीक है। आगे देखिए, सट्टे की सुविधा उपलब्ध कराना, एक तरह का स्टॉक मार्केट क्या एक तरह का सट्टा है, स्पेकुलेशन है। क्या लिखा हुआ है देखिए, जब प्रतिभूतियों का क्रय उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो इसे सट्टा कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई प्रतिभूति का क्रय करते हैं उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो इसे सट्टा कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई शेयर का दाम 100 रुपया है, अब 100 रुपये वाला शेयर्स को अगर हम 120 रुपये बेच रहे हैं, ये गलत नहीं है, इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, ये लीगली होता है स्पेकुलेशन।
स्टॉक मार्केट में सट्टा है लेकिन ये लीगली है ये, ठीक है, इसको गलत नहीं कहेगी, ये एक तरह का सट्टा हो जाता था। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि सट्टा क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, आप ये बता सकते हो, ठीक है। संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभूति और तरलता लाने के लिए कुछ सीमा तक सट्टे के व्यवहार करता है, जरूरी है शेयर बाजार या सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो ये सब आपका फंक्शन है, ठीक है, शेयर बाजार का फंक्शन है। अब जैसे देखो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन, अब देखो अब तो फिजिकली हम बैंक में जाकर या फिर कहीं जाकर हम ऐसा नहीं कर सकते कौन कौन लिस्टेड है। ऑलरेडी ऑनलाइन पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा कंपनी जो है या फिर कौन कौन सा ब्रोकर्स है जो सेबी के साथ लिस्टेड है, वो आप चेक कर सकते हो। और नहीं तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में डीलिंग करने के लिए आपके पास आजकल तो ऐप वगैरह भी हो गया, जैसे कि ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप क्या करता है, ग्रो ऐप भी आपको क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में डीलिंग करवाएगा। ये भी एक तरह का सेकेंडरी मार्केट के तहत आता है, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जिससे आप शेयर बाजार शेयर्स में आप परचेजिंग सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो यही सब स्टॉक मार्केट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है वो, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। शेयर बाजार क्या होता है ये भी समझ में आ गया। आप लोग को ये भी बताया कि शेयर बाजार, सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है, तो वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये वैसा शेयर बाजार जो सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है ये, ठीक है। उसके बाद NSE आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो BSE भी बताता है। तो BSE को बताता कौन है, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सेंसेक्स बोलते हैं। NSE को कौन बताता है, वो बताता है निफ्टी। निफ्टी बताएगा, ये निफ्टी बताएगा कि हाँ शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो निफ्टी बताएगा। सेंसेक्स BSE को बताता है। ये दोनों का बैरोमीटर है। BSE का क्वेश्चन भी आ सकता है। BSE का बैरोमीटर सेंसेक्स है और NSE का बैरोमीटर निफ्टी है, ये दोनों है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसे अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।